हेलो, अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ की एक और धुआंधार और धमाकेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा इंस्टाग्राम पूरा फ्लड हुआ हुआ है, बादशाह सलामत का पूरा इंस्टाग्राम फ्लड हुआ हुआ है, ARY डिजिटल का इंस्टाग्राम फ्लड हुआ हुआ है आपके तमाशा के ऑडिशन से। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट। मुझे कोई 250-300 लोगों ने बाकायदा तौर पे खुद से ये बोला है कि वो तमाशा का हिस्सा बनना चाहते हैं और मैं उनके लिए कुछ करूं। तो मैं उन सब लोगों को और आप सब लोगों को ये बड़ी मौदबाना तरीके के साथ गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब में से कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा होगा, आप लोगों ने सिर्फ इसी नंबर के ऊपर राब्ता करना है। इसी नंबर के ऊपर जब आप अपना ऑडिशन भेजेंगे तो इसी नंबर से आपको कॉल आएगी या मैसेज आएगा। बादशाह सलामत जब बज़ पे आए थे उन्होंने आपको बताया था कि क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में ऑडिशंस हमें मौसूल होते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू। लेकिन रेस्ट अश्योर्ड, मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं पूरी तमाशा की टीम से मिलता हुआ आ रहा हूँ। वो लोग बड़े गौर व फिक्र के साथ आपके सारे ऑडिशन स्क्रीन कर रहे हैं, बाकायदा तौर पे देख रहे हैं। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स, अपकमिंग कंटेस्टेंट्स के साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं। तो अगर आप तमाशा का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप भी इसी नंबर के ऊपर अपना ऑडिशन भेजें और फिर इंतज़ार कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप में वो टैलेंट है, अगर आप में वो लगन है, अगर आप में वो स्पार्क है, तो हमारी तमाशा की टीम आपसे राब्ता करेगी और बहुत जल्द करेगी। ड्रामों की जहाँ तक बात करें तो इस वक्त हफ्ते का फेवरेट ड्रामा मेरा और आपका वो है बस तेरा साथ हो। मुझे ऐसा लगता है कि बस तेरा साथ हो में फरहान सईद और सना जावेद ने जो ज़बरदस्त अदाकारी कर दी है ना, वो बस कमाल है। लेकिन उनकी अदाकारी के साथ साथ आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद। ही इज़ अ फैंटास्टिक डायरेक्टर अदरवाइज एज वेल। लेकिन बस तेरा साथ हो में जिस नुआंस तरीके के साथ उन्होंने इन किरदारों को हमारे सामने पेश किया है, आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन फॉर कासिम। और मुझे लगता है कि दिस इज टिल डेट वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क्स। ओवरऑल कहानी का जो इम्पैक्ट है वो ना सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ बल्कि पूरी ऑडियंस महसूस कर रही है। और आपके कमेंट से मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आप लोग भी कहानी के साथ बड़ा एक बाकायदा तरीके के साथ अब जुड़ चुके हैं। कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं कि जो शुरू में एकदम से शायद एक हाई नोट पे नहीं शुरू होते, मध्यम नोट पे शुरू होते हैं, लेकिन कहीं पे बीच में जाके 10 किस्तों के बाद, 12 एक साथ के बाद वो इस तरह से एकदम टेक ऑफ करते हैं कि हम सब इंतज़ार करने लगते हैं कि भाई इनकी अगली, इस ड्रामे की अगली किस्त कब आएगी। मेरे ख्याल में बस तेरा साथ हो के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ है। और क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा हम सब जुड़ गए हैं उस कहानी के साथ, हमेशा इंतज़ार रहता है कि आगे क्या होगा। और अब चूंकि अनस और अंसा की शादी हो गई है, तो जो फायरवर्क्स अनस के घर में होंगे, बिकॉज अंसा की पर्सनैलिटी को जितना हमने जाना और परखा है, वो तो खामोश रहने वाली नहीं है। उसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। आप बस तेरा साथ हो को कितना एन्जॉय कर रहे हैं, क्योंकि एन्जॉय तो आप बहरहाल कर ही रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपका फीडबैक देख रहा हूँ और मुझे उस फीडबैक से ये अंदाज़ा हो रहा है कि शायद अनफॉर्चुनेटली मिर्ज़ा की हीर का जो इनिशियल एपिसोड्स में इम्पैक्ट ऑडियंस के ऊपर हुआ था, वो ज़ायल हो गया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? ये आपने इस कमेंट सेक्शन में मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताना है। और मुझे ये भी बताना है कि क्या आपको हिना की और अली की आपस की जो केमिस्ट्री है, जो इक्वेशन है, वो पसंद आ रही है या नहीं? या उसके अलावा मिर्ज़ा की हीर में आपको अगर कोई वीकनेस नज़र आ रही है, या अगर आप मिर्ज़ा की हीर को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो भी आप अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू मुझे इस बारे में बता सकते हैं। बार-बार मेरा दिल चाहता है मैं आपसे तमाशा के बारे में बात करूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ना सिर्फ़ आपको तमाशा की एक्साइटमेंट है, मुझे भी तमाशा की बहुत एक्साइटमेंट है। और पूरे ARY के ऑफिस में इस वक्त एक बज़ सी चल रही है तमाशा को लेके। तो आने वाले हफ्तों में आप देखेंगे कि हम आपको वक्तन फ़वक्तन तमाशा के बारे में अपडेट करते रहेंगे और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह आपको बज़ में पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ख्वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलाने का। आजकल आप उनको ARY डिजिटल के ही ड्रामा सीरियल रहमत में देख रहे थे। ड्रामा अभी कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, लेकिन उनका जो किरदार है उसने बड़ी पज़ीराई हासिल की। इससे पहले हमने उनको परवरिश में देखा। परवरिश अगेन लास्ट ईयर वाज़ अ बिग ब्लॉकबस्टर हिट और उनका किरदार, अमल का किरदार बहुत रेजोनेट किया ऑडियंसेस के साथ। और अभी अलीज़े का जो उन्होंने किरदार प्ले किया, एक स्पेशली एबल्ड
कैरेक्टर जो कि चैलेंजिंग किरदार था, उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ निभाया। तो आज उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनके सारे किरदारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ वो एक अदाकार है बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त डांसर भी हैं। और हमारे मुल्क में डांसर्स की क्योंकि कुछ किल्लत सी है, तो मुझे लगता है कि आज की हमारी ये गुफ्तगू बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो ख्वातीनो हज़रात, बस में आ रही है रेहाम रफ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रेहाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नहीं नहीं, प्लेजर इज ऑल माइन। रेहाम, ये बताएं कि ज्यादातर मैं देखता हूँ जब भी मैं एक्टर से मिलता हूँ, वो कहते हैं या हम एक्टर बनना चाहते थे या हम इत्तेफाकन इस फील्ड में आ गए। आप डांसर बनना चाहती थी और आप डांसर हैं, ये कैसे हुआ? ये बड़ी अनोखी एक चीज है, क्योंकि आजकल हमारे जो मैं देखता हूँ यंगस्टर्स में डांस का शौक थोड़ा कम है। नहीं, डांस का शौक है। है? हाँ, वो क्योंकि अभी भी एक टैबू जो है टॉपिक है, तो इसलिए ज़्यादा बात नहीं की जाती, लेकिन डांस का शौक तो सबको है। मैं डांसर बनना चाहती थी, लेकिन डांस का एज़ सच स्कोप नहीं है पाकिस्तान में। इसलिए थोड़ा-सा डायरेक्शन अपनी चेंज कर तो ली। मुझे लेकिन ये बताएं कि मैं अक्सर ये सुनता हूँ कि ईदर यूर अ बोर्न डांसर और यूर नॉट। ये आप मानती हैं इस बात में? मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को कि अगर आप सीखना भी चाहते हैं, आपको शौक है, अचानक से एक एज में आपको शौक होता है कि भई डांस सीखें, तो आप सीख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं सीख सकते। लेकिन जो वो एक डांसर है ना, वो बाय बॉर्न मैं, है। मैं अपनी बात करूंगा, मुझे नहीं लगता मैं सीख सकता हूँ, मुझे बड़ा शौक मुझे है। लगता है आप सीख सकते नहीं, हैं। मैं नहीं सीख, मैं बड़ा, मुझे अगर सीख सकता होता तो मुझे बहुत शौक है डांस करने का। लेकिन वो होता है ना, देखिए, आपको अच्छे कोरियोग्राफर की ज़रूरत है बस, एक अच्छे बाकी टीचर की, बिल्कुल। आपने किस उम्र में रियलाइज किया कि यार ये मेरा डांस की कुछ है स्किल, या आपके घर मैं वालों ने? 11 साल की थी 11 की? और मैं तो बस वो एन्जॉय कर रही थी माहौल को। फैमिली ने मुझे नोटिस कराया कि तुम ये तो अच्छा डांस करती है, तुम अच्छा डांस करती है, तो उन्होंने ज़्यादा रजिस्टर करवाया, स्पेशली मेरे फादर ने। अच्छा, जी, तो वो उसके बाद क्या था, कोई शादी थी, क्या मोमेंट? शादी शादी में ही, बिल्कुल शादियों में ही हम गाना वाना जाके याद है आपको, क्या चल नहीं, रहा मुझे गाना याद नहीं है लेकिन शादियों में ही हम जाके डांस किया करते थे, तो मैं कुछ ज़्यादा ही डांस कर रही होती थी, तो वो बड़ा नोटिस में आता था और सब खुश भी होते थे। तो अब्बा हमारे जो है ना, उनको बड़ी खुशी होती थी और वो अलग से वो ना वीडियो बना रहे होते थे मेरी कि हाँ, ये बच्ची डांस कर रही है, प्यारी लग रही है। अच्छा, ये भी मुझे पता चला है मेरे सोर्सेज से कि एआरवाई से आपका बहुत पुराना एक जी। ताल्लुक है, हैं? जी, जब आप 7-8 साल की थी तो यहाँ पे एक रियलिटी शो होता था। बिल्कुल, दम क्या है तो नाम था उसका? एंटरटेन कर, हैं? दम है तो एंटरटेन कर। दम है तो एंटरटेन कर। उसके पहले सीजन में आपने पार्टिसिपेट किया, फिर बिल्कुल, सेकंड सीजन आप एक्चुअली जीती। बिल्कुल, तो और आपकी पहली फिल्म भी एआरवाई के साथ थी, खेल खेल बिल्कुल में। ऐसे ही है। तो यार ये एआरवाई से तो बहुत प्यार किया ये आपने, मुझे भी उनसे प्यार है, उन्हें भी मुझसे प्यार है, है ना? ऐसा आज है। मैंने वो नोटिस किया है, वो कितना प्यार करते हैं एआरवाई आपसे। बिल्कुल, उन्होंने आपको पूरा यहाँ पे आज जमा के रखा। उन्होंने कहा रेहाम आई है वापस घर, अब इसे हम कुछ जाने नहीं देंगे रेहाम को, बिल्कुल ऐसा ही हम है। यहीं पे रखेंगे। तो ये पहला रियलिटी शो में एट अ वेरी यंग एज हुँ, हुँ, उसका हिस्सा बना। आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम यू फेस द कैमरा एज़ वेल, इफ आई एम नॉट बिल्कुल। मिस्टेकन। उस वक़्त वो दौर था, आई डोंट रिमेंबर, आई वाज़ 7 या 8 साल की उम्र होगी मेरी और इसका जो है ऐड भी आता था अखबार में अगर कोई इस तरह का रियलिटी वो शो भी आता अब्बा था। ने देखा था? बिल्कुल। और वो उस वक़्त सऊदी में होते थे, तो उन्होंने वहाँ से कॉल करके सऊदी अरेबिया से जी, जी। अंकल ने कॉल की कि बेटा आया है ऐड, तो जी, उनको अखबार कि कैसे मिल रहा ये था वहाँ पे, ये बताएं मुझे। बस न्यूज़ पहुँच जाया करती थी उन तक अच्छा, और वो टीवी पे भी ऐड आते थे, तो वहाँ से भी देखते थे उन्होंने और वहाँ देखा, उन्होंने कहा जी। बेटा एआरवाई पे शो आ रहा है, तुम्हें जाना है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये टैलेंट शो है और रेहाम को इसमें लेकर जाओ। तो फिर तो वालदा के फिर साथ? वालिदा बिल्कुल वालिदा लेके गईं, हम मैं तो बहुत छोटी थी, तो वालिदा लेकर आईं और मैंने ऑडिशन दिया और मैं सेलेक्ट हो गई। तो वो ऑडिशन पर्ची नहीं पहले भी चली यार, होते, पर्ची के बगैर सिलेक्ट हो गए आप? पर्ची तो थी नहीं ना अच्छा, हमारी, तो मीडिया में कोई था वेरी गुड ही यार। नहीं। तो वो सेलेक्ट हो गई, उसके बाद फिर मैं पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और सेमीफाइनल में फिर मैं उसमें आउट हो गई थी, रनर अप थी। और जब सेकंड सीज़न हुआ, उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, वो एक ही एपिसोड होता था, उसमें 3-4 परफॉर्मेंसेज़ और उसमें कोई एक विनर था, तो उसमें मैं जीती थी। और ये जो आपका टाइम था इस फेज़ से लेके फिर जब तक आपने फ़िल्म नहीं की, हुँ, हुँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका फ़ोकस ज़्यादा
डांस की तरफ ही था एज अ परफॉर्मिंग आर्ट? डांस की तरफ भी आपने था, कोरियोग्राफी पढ़ाई भी की तरफ की, भी था। आपने काम और भी बहुत किया हम्म, डांस रिलेटेड? नहीं, पढ़ाई की तरफ भी था और डांस की तरफ भी वो तो था, आपने मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी में आपने बायोटेक्नोलॉजी जी। किया हुआ है। तो मैं मेरा फोकस ज़्यादा ये था कि डिग्री पूरी करनी है, तो अब्बा थोड़े से हमारे इस मामले में थे कि जो करना है करो, लेकिन पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो। तो वो भी चल रहा था साथ-साथ, और डांस का मुझे ज़्यादा शौक था, एक्टिंग का कभी सोचा नहीं था। तो डांस की बड़ी कोशिश की, बैकग्राउंड डांसिंग में चली गई कि यहाँ से कोई कोरियोग्राफर बन जाएँगे, अपना स्टूडियो खोल लेंगे, हम भी बड़े कोरियोग्राफर बनेंगे। तो समझ आया कि ये तो मुश्किल काम है और कोई ऐसा ख़ास स्कोप नहीं है। लास्ट आप क्या बन सकते हो? आप कोरियोग्राफर बन सकते हो, उसके बाद क्या? मतलब उसमें कोई आगे लर्निंग कर्व नहीं है। आप एक फ़िल्म कोरियोग्राफ करोगे, फिर दूसरी करोगे, फिर तीसरी और करोगे, फिर फिल्में चौथी बनते भी करोगे, बहुत कम है हमारे। या एग्ज़ैक्टली, या फिर ड्रामाज़ में आप कोरियोग्राफी कर रहे होगे, तो कुछ मुझे एज़ सच मार्जिन नज़र नहीं आया। फिर मैं एक्सप्रेसिव बहुत थी, तो उससे जो है और फिर बचपन में मैं मिमिक्री भी बड़ा किया करती अच्छा, थी। जी, जी। किसकी करती थी कुद्दूसी आप साहब की मिमिक्री? बेवा अच्छा, और इस तरह के कैरेक्टर्स जो होते हैं, कार्टून्स की बड़ी मैं मिमिक्री किया करती थी। तो वो मैं घर की ही एक कार्टून थी मैं, कि ये जैसे ही रिश्तेदार आए, खड़ा कर दिया, हाँ भाई करके दिखाओ। तो उससे फिर थोड़ा-सा मुझे अंदाज़ा हुआ कि हाँ, एक्टिंग की तरफ जा सकती हूँ। फिर कमर्शियल से फिर मूवी मूवी जब मैंने की है बेसिकली, तो वो पहली दफ़ा मैंने कोई बड़ा प्रोजेक्ट किया था और उसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, पोटेंशियल है, बेहतर अगर मैं इसको करूँ तो मैं शायद कर सकती हूँ। और आपने इसको सीखा है? मैंने किसी टीचर से नहीं सीखा, किसी उस्ताद से नहीं सीखा, सेल्फ टॉट। लेकिन ये था कि बैकग्राउंड डांसिंग में डिफरेंट डिफरेंट कोरियोग्राफर्स के साथ काम किया, तो उनसे भी ज़ाहिर-सी बात है, आप जब काम कर रहे होते हो तो आप सीखते हो, हर किसी से आप सीखते हो। तो मैंने हर कोरियोग्राफर से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लेकिन आप सीखा है। सेल्फ ट्रेन्ड हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही टर्म इस्तेमाल बिल्कुल होगी, ऐसे ही। जो कि अगेन यार मैं ये ज़बरदस्त बात है कि इस तरह का आर्ट फॉर्म उसमें सेल्फ ट्रेन होना, हुँ, ये एक बड़ी बात है, ये बिल्कुल चैलेंजिंग ऐसे हुआ है। है। तो क्या प्रैक्टिस होती, किस तरह करती रही हैं आप, कैसे करती? प्रैक्टिसेस का भी एक अलग पूरा सिलसिला है, शेड्यूल, टाइम टेबल? क्योंकि हाँ, नहीं, क्योंकि हमारे पास स्पेसेस नहीं है, हमारे पास डांस स्टूडियोज़ नहीं हैं। बहुत एक एक आध स्टूडियोज़ हैं जो कि यूजुअली मूवीज़, ड्रामास के रिहर्सल्स के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, और वो भी कोई प्रॉपर डांस स्टूडियोज़ नहीं है कि एक प्रॉपर फ्लोरिंग उसकी हुई भी हो डांस के हिसाब से। तो हमारे पास स्पेसेस नहीं होती थी, और मेरी अपनी अंडरग्राउंड कम्युनिटी है हिप हॉप की। अच्छा, तो हम जैम्स करवाते रहते हैं अक्सर, और उसमें जो है लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं और अच्छा। बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं। और उन वो उसमें ये है कि कुछ ऐसे डांसर्स हैं जो कि 2009 2010 से डांस करते हुए आ रहे हैं, और देयर इज़ अ टर्म बी बॉयिंग जी, जो जी। कि हिप हॉप में होती है, तो वो सिखाते हुए भी आ रहे हैं और खुद सीखते हुए भी ओके, आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग। तो दे आर आल्सो सेल्फ टॉट, और उन्होंने ये कम्युनिटी बढ़ाते-बढ़ाते अब इतनी बढ़ गई है कि हम हैं तो अगेन मेन स्ट्रीम पे नहीं है, अंडरग्राउंड कम्युनिटी है। डिफरेंट हम लोकेशंस पे कराची में जो है वो जैम्स कर रहे होते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद तक भी हम जा चुके हैं। बट ये है कि जब वो ट्रेनिंग करने की बारी आती है कि सब आपस में कम्युनिटी मिलके ट्रेन करे, तो हमारे पास स्पेस नहीं होती। तो वो किसी के घर में हमने स्पेस बनाई हुई होती है, या कि कहीं पार्क में जाके हम प्रैक्टिस कर रहे होते, तो वहाँ से भी हमें लात मार के निकाल दिया जाता है कि चलो, क्या कर रहे हो तुम लोग, यहाँ नाचना शुरू कर दिया है। तो ये भी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन पैशनेट हैं तो कर रहे हैं। वही बात कि अगर शौक है तो आप कर लेते हैं। अच्छा ये बताएँ, अ, हर एक्टर डांसर तो नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन क्या आपको लगता है कि हर डांसर के अंदर वो एक्सप्रेशन चूँकि होता है तो वो एक्टिंग कर सकता है? क्या आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? नहीं, जैसे हर एक्टर डांसर नहीं हो सकता, वैसे ही हर डांसर एक्टर नहीं हो रियली? सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि डांस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन राइट? एक्सप्रेशंस, बट यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड डांसर। हाँ, पीपल कैन हैव अ लॉट ऑफ हाँ। मूव्स, बट ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे डांसर हो, क्योंकि अगेन आपकी मूव्स में अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो यू कुछ नॉट लोग अच्छे डांसर्स भी होते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं होते। हाँ, 'Cause नॉट एवरी डांस इज़ अबाउट एक्सप्रेशंस। कुछ टेक्नीक्स पे भी चलता है। जैसे बी-बॉयिंग है, जी। वो टेक्नीक पे आप उसको जज करते हो हमेशा। उसमें आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है, उसका ऑरा देखा जा आपकी प्रेज़ेंस देखी जाती है स्टेज पे, और आपकी आपका जो भी लुक है वो देखा जाता है, और आपकी टेक्नीक देखी जाती है। वहाँ पे ये नहीं देखते कि जी आपके हुँ, एक्सप्रेशंस क्या हैं। तो अगेन अगर हम एक बी-बॉय को खड़ा कर दिए, एक बी-गर्ल को खड़ा कर दें और कहें कि जी ये ये एक्टर एक्टिंग बन कर सकती है, तो वो नहीं हो सकता। नहीं हो तो सकता। इस तरह के बहुत से डांस फॉर्म्स हैं जहाँ फेस एक्सप्रेसिव नहीं होता, लेकिन आपकी बॉडी इतनी अच्छी मूव कर रही होती है कि आप उस डांसर को देख के आप कह सकते हो कि मतलब ये एक बहुत अच्छा डांसर है।
अच्छा, मैंने जब जब आपको एक्टिंग करते देखा, ऑफ कोर्स फिलहाल तो हम अभी रिसेंटली हमने आपको रहमत में देखा क्योंकि अब खत्म हो गया है। उससे पहले पिछले साल इसी टाइम के ऊपर परवरिश वाज अ बिग हिट और आपके किरदार ने बहुत हद तक रेजोनेट किया ऑडियंसेस के साथ। बिल्कुल। और उससे पहले भी आपके प्रोजेक्ट्स भी हमने देखे हैं, ऑफ कोर्स जब आपकी पहली फिल्म आई खेल खेल में, वो भी हमने देखी। तो आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि यार इसने एक्टिंग, मतलब इसको स्ट्रगल हुई होगी एक्टिंग करने में? ये बहुत बहुत मुश्किल रही थी, स्पेशली खेल-खेल में। एवरीथिंग वाज़ न्यू फॉर मी, कि क्या करना है, कैसे करना है। मैं बहुत कॉन्शियस रहती थी, मैं बहुत डरी भी रहती थी और मैं इसका पूरा क्रेडिट नबील भाई, नबील कुरैशी और फिज़ा मैम को दूँगी कि उन्होंने बहुत हमें कभी भी ये फ़ील होने नहीं दिया कि ये नए बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, तो प्रैक्टिस करो या सीखो या करो। कहीं पे भी मुश्किल होती थी, हम ईज़िली जाके उनसे कम्युनिकेट कर लेते थे। लेकिन स्टिल अब भी अगर जाके मैं दोबारा खेल-खेल में देखूँ और अपना किरदार देखूँ तो ये नहीं करना था। तो मैंने बहुत इम्प्रूव किया है, मैंने बहुत सीखा है और मेरा सीखने का जो प्रोसेस है वो ऑब्ज़र्वेशन है। अच्छा। मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ एक्टर्स को, डायरेक्टर से सीखती हूँ, मीसम भाई से बहुत सीखा है, अभी नवीद भाई से बहुत सीखा है। तो मैं हर डायरेक्टर का डिफरेंट प्रोसेस होता है काम करने का, तो मैं हर डायरेक्टर से वो प्रोसेस कैच कर लेती हूँ और मैं वो उसको इन फ्यूचर अपने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो काम आ भी रहा है। तो अब अगर कोई आपका क्लिप नज़र से गुज़रे परवरिश का हुँ। एज़ अमल, तो उसमें भी कीड़े-वीड़े निकालती हैं? मैं तो निकालती हूँ, मैं तो इवन जब देख रही थी तब भी कि ये ऐसे कर लेती, ऐसे करना चाहिए था, वाक़ई? ये बेहतर हो सकता था। बिल्कुल मैं कोई ये ऐसा करती सीन हूँ। मेमोरी में है अब जो आपको लग रहा है यार ये तो मैंने सही नहीं किया, या अब आपको बहुत बहुत सारे अच्छा? हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं मैंने तो यार जिसमें आपके 1-2 आई थिंक सीन्स थे, वंडरफुल ब्रेकडाउन था एक, बड़ा खूबसूरती। इवन वो ब्रेकडाउन सीन्स भी मैं देखे कि ये बेहतर हो सकता था, ये और यार नेचुरल ये हो तो आप सकता। जाती करनी है। वो तो फिर आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैं क्रिटिकल हो जाती हूँ और मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ, कोई तारीफ करता तो वो भी एक्सेप्ट करती हूँ। खुद भी देखती हूँ कि हाँ, काम तो अच्छा तो अच्छा किया है। अमल से आपको फ़ायदा हुआ? अमल के किरदार जो आपने जब हुँ। निभाया और वो हुँ। परवरिश जब खत्म हुआ, बिकॉज़ इट वाज़ सच अ बिग हिट हुँ। और इतना क्रिटिक्स ने भी और अदरवाइज़ ऑडियंस ने हुँ। भी बहुत उसको पसंद किया, सराहा, आपके काम को बहुत सराहा। हुँ। आपको फ़ायदा हुआ? मेरा ब्रेक थ्रू ही अमल था। यू वुड मैं कॉल कोविड इट से दैट? पहले या डेफ़िनिटली जुड़वाँ भी उस वक़्त बड़ा हिट चल रहा था। मैं कहीं पे भी बाहर निकलती थी और वो उस आपको ऐसे ही पता चलता है कि जी, आप जी। हिट हो रहे हो, कि कहीं भी बाहर निकलती थी तो लोग मुझसे कहते थे कि आप जुड़वाँ की रक्षी हैं। तो वो भी हिट था, लेकिन जो परवरिश से मुझे रिस्पॉन्स मिला है, 2 तरह के फ़ायदे हुए हैं। एक तो मैं बहुत नोटिस किया गया मुझे और एज़ अ स्किल्ड आर्टिस्ट नोटिस किया गया कि ठीक है, इनको काम आता है। ऐसे तो और भी थे, कफ़ारा भी था और भी मेरे ड्रामास थे। लेकिन इससे मुझे लोगों ने इस चीज़ से सराहा कि हाँ, ठीक है, इनको कैरी अदाकारी कर आती है। सकती है, ये इसको कर हम दे सकते हैं, सकते इनको हैं, इसको अदाकारी हाँ, आ हाँ, सकती है। ज़िम्मेदारी दे सकता है। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि जो मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था पिछले ड्रामे में, तो वो हुँ, मुझे ठीक-ठाक बैकलैश मिल रहा था कि ये कौन है? ये लड़की तो बड़ी कोई बदतमीज़ है। वो उनको हुँ, हमारी ऑडियंस के कॉन्सेप्ट है कि जैसी किरदार होगा वैसी शायद इंसान हुँ। भी वैसी होगी असल ज़िंदगी में। तो जब मैंने अमल किया, तो कहने लगी, "ये तो कितनी प्यारी है। ये तो बहुत प्यारी है भई, हमें तो प्यार हो गया इस बच्ची से।" तो वो लोगों को समझ में आया कि अच्छा ठीक है, अदाकारी ही है, ये असल में हम जाके ऐसे नहीं करते, बदतमीज़ियाँ नहीं करते। तो वो भी फ़ायदा हुआ, लेकिन डेफ़िनिटली मैं अमल परवरिश जो है वो मेरा ब्रेक थ्रू था। ख़वातीनो हज़रात, रेहाम हमारे साथ मौजूद हैं, वो कहीं नहीं जा रही, आप भी कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी-सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, एक ज़बरदस्त गुफ्तगू का सिलसिला जारी है रेहाम के साथ। मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके बारे में ये नोटिस की कि आपका मेरे ख़्याल में पॉज़िटिव और नेगेटिव कैरेक्टर्स का रेशियो इक्वल है। बिल्कुल ऐसे ही कि है। आप और यूजुअली ये नहीं होता हुँ। क्योंकि हमारे यहाँ अगर किसी को नेगेटिव में कास्ट कर लिया जाए तो फिर उसको वो उसको नेगेटिव ही नेगेटिव रखा नहीं, जाता है, हाँ। या अगर दुखियारी व्हीलचेयर पे बिठा दिया हुँ। जाए तो फिर वो दुखियारी मुझे रहती है। लगता है ये आपने कैसे अपॉर्च्युनिटी अचीव किया भाई बैलेंस? ये अपॉर्च्युनिटी, ये लक की बात है कि मुझे परवरिश मिला। जब परवरिश मिला तो मैंने अपने आप को प्रूव किया कि भई मैं इससे पॉजिटिव निकल के भी गर्ल भी और कर कुछ सकते कर सकती हूँ। तो जब मैंने वो प्रूव कर लिया तो अब वो
सबको पता है कि जी ये भी कर सकती हैं और ये भी कर सकती हैं। और फिर उससे ये होता है कि ऑडियंस इस तरह भी आपको एक्सेप्ट करती है कि ना सिर्फ ये पॉजिटिव और नेगेटिव कर सकती है, और किस्म के चैलेंजिंग रोल्स और किरदार भी अदा कर सकती हैं। तो अपॉर्चुनिटी एक दफ़ा मिल जाए तो आप ज़ाती तौर पे आपको क्या करने में ज़्यादा मज़ा आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव मुझे क्यों? मार्जिन मार्जिन बहुत होता है मार्जिन बहुत उसमें। होता है। हाँ, मार्जिन बहुत होता है, बहुत आप खुल के उसमें परफॉर्मेंस यार दे आपके सकते इस हो। किरदार में भी इतना मार्जिन है, रहमत में आप तो व्हीलचेयर से हमें शुरू हुई, माशाल्लाह एंड तक आप ठीक हो गई। ये बड़ा रेयर है भाई ड्रामे में हमारे कि यार ये एक किरदार ऐसे हो और फिर बिल्कुल। उसको एक माशाल्लाह वो रिकवर कर हुँ, जाए और लोगों ने उसको भी बड़ा आपकी जर्नी के साथ अप्रिशिएट बिल्कुल, किया और जुड़े बिल्कुल, रहे। ऐसा ही है। तो नहीं ये भी करने में मज़ा आता है लेकिन अम, वही होता है कि इस तरह के किरदारों में ज़्यादातर आप बेचारगी आपकी ज़्यादा दिखाई जा हम्म। रही होती है, आपकी इनोसेंस ज़्यादा दिखाई जा रही होती है। उसमें लड़ने का ज़रा मौका मिलता है तो ये आपने क्यों मज़ा आता किरदार है। एक्सेप्ट किया? मुझे जब बताया गया कि ये एक डिसेबल्ड कैरेक्टर आपने करना है, तो मैंने कहा ओके। बस इसी बस बात पे। क्योंकि आप हर ड्रामे में आप 2 पैरों पे तो चल ही रहे हो, काम भी कर रहे हो, सब कर रहे हो। ये ऐसा किरदार है जिसकी वजह से बहुत सारे डिसेबल्ड लोग डिसेबल्ड लोगों को मैंने रिप्रेज़ेंट किया है, और बहुत डर भी था ये करते हुए कि कोई ऊँच-नीच ना हो जाए, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे इस तरह का कोई भी शख्स जो है वो ऑफेंड हो जाए कि कोई गलत एक्शन हो जाए, कोई गलत बात हो जाए। तो मैं बहुत क्रिटिकल होती थी स्क्रिप्ट को लेके भी, और डायरेक्टर से बहुत डिस्कशंस भी करती थी, और कि ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, और अभी मेरे पाँव ठीक हुए हैं तो मैं फ़ौरन ही चलना शुरू करूँगी। तो मुझे वॉकर पे भी मतलब मैं उसको आहिस्ता-आहिस्ता टाइम हाँ। दें। तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती थी कि क्योंकि ये तो ठीक है ड्रामा ही है, ऑफ कोर्स कोई रियलिटी नहीं है, बट स्टिल मैं किसी एक डिसेबल्ड शख्स को ऑफेंड नहीं कर सकते, ऑफेंड नहीं कर सकती, मैं उनको रिप्रेज़ेंट कर रही हूँ, तो मुझे मिसरिप्रेजेंट हाँ, भी नहीं कर सकते। तो बहुत रिस्पेक्टफुली उस किरदार को अदा करना था, तो डर भी बहुत था, लेकिन एक्साइटेड भी बहुत थी मैं कि ये इस तरह का मुझे चैलेंजिंग कैरेक्टर मिला है। और कहा शुरू में काफ़ी सारे लोगों ने कि मतलब इतना अच्छा तुम किरदार कर रही हो, व्हीलचेयर पे बैठ जाओगी। अपने ही रिलेटिव्स में भी कहा कि यार अच्छी खासी तो लड़की है, अच्छे तो एक्टिंग करती है, व्हीलचेयर पे बिठा दिया इसको। लेकिन वो भी एक कॉन्सेप्ट है ऑडियंस का, वो भी एक माइंडसेट है। मेरे लिए तो ये बड़ी ऑनर की बात थी कि मुझे इस तरह का कैरेक्टर ऑफर हुआ, और मैं आगे भी उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह के चैलेंजिंग कैरेक्टर्स ही मिले मुझे। हाउ डज़ वन प्रिपेयर फॉर अ कैरेक्टर लाइक दिस? एक स्पेशली एबल्ड एक इंसान है एंड ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि एक कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ़स्टाइल भी होता है और बिल्कुल। ज़िंदगी की जर्नी सब कुछ मुख्तलिफ होता है। और क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम नहीं उस तरह से रिलेट कर पाते क्योंकि तो उसको प्रिपेयर करने के लिए फिर कैसे? प्रिपेयर तो देखें, ये तो बहुत स्पेशल कैरेक्टर था क्योंकि व्हीलचेयर पर बैठकर आपको क्या महसूस होता है, ये तो मैं किस तरीके से पोर्ट्रे करूँगी जब मैं उस चीज़ से गुज़री ही नहीं हूँ। तो नवीद भाई ने बड़ी हेल्प की, राइटर ने मेरी बड़ी हेल्प की, और उन्होंने मुझे रेफरेंसेस सेंड किए इस तरह के डिसेबल्ड लोगों के जो कि इंडिपेंडेंटली काम करें, क्योंकि इसकी जर्नी ऐसे ही दिखाई थी कि ये इंडिपेंडेंट है और ये इसका अपना ज्वेलरी का बिज़नेस है और ये सारी चीज़ें कर रही है। तो उन्होंने रेफरेंसेस भी मुझे वही दिए ताकि मैं उनसे इंस्पिरेशन लूँ, या उनसे एटलीस्ट कुछ चीज़ें, कुछ एलिमेंट्स, कुछ नुआंसेस जो है उनसे पिक कर लूँ। तो वो रेफरेंसेस मैंने देखे, प्लस मैंने उस व्हीलचेयर पे बैठ के वो महसूस किया कि अगर मैं इस सिचुएशन में होती तो मैं क्या महसूस करती, और बस उस इमोशन को होल्ड करके मैंने तकरीबन पूरा किरदार अदा किया है। आई थिंक बहनों का भी बड़ा अच्छा दिखाया बहनों आपस का भी में जो अच्छी बॉन्डिंग। दोनों क्योंकि अब हमारे ड्रामों में कम ही होता है कि बहनों को भी आप अच्छी बहनों को दिखाएँ, बिल्कुल। वरना तो उनका भी रिश्ता नेगेटिव लाइट में थोड़ा दिखाया जाता है। नहीं, वो इसमें थ्रू आउट तीनों बहनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई है। कैसा था एक्सपीरियंस ओवरऑल सबके साथ काम करने का? बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यार ये अ, तो सभी कहते हैं हाँ। नहीं, नहीं, यार वाक़ई वो बहुत बताए ना अच्छा, जो सब नहीं कहते। वाक़ई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि नहीं होता तो मैं यहाँ ये भी ठीक है। बिल्कुल, कि बात ही नहीं करनी ना फिर तो। लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। ज़्यादा मेरी सेट पे जो है वो जो मेरी छोटी बहन बनी हुई है असफ़द, और सलमा जी, सलमा हसन, उनसे मेरी बड़ी बनती थी, और अच्छी सिर्फ़ एक तो अच्छी बॉन्डिंग होती है कि आप अच्छी इंटरैक्शन हो, आप बैठे हुए हैं अच्छे से बात कर लेते हैं। एक होता है कि आप
फैमिली की तरह रहते हैं और वो वैसा ही माहौल था कि हम लड़ते भी थे छोटी-छोटी बातों पे और हम प्यार भी एक-दूसरे से बड़ा करते थे और ख़्याल भी रखते थे एक-दूसरे का। और थोड़ा-सा प्रोजेक्ट जो है वो ये प्रोलॉन्ग भी हो गया था, तो ये था कि और ज़्यादा हम कनेक्ट हो गए थे। तो मुझे तो थ्रू आउट हिना बड़ा के मज़ा साथ आया। कैसा था एक्सपीरियंस? हिना के साथ बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था और थोड़ा था शुरू में कि जी लीड आ रही हैं कोई। मैंने पहले काम भी नहीं किया हुआ था, तो लेकिन शी इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मतलब कोई लीड आर्टिस्ट हमारे साथ बैठी हुई है और हीरोइन है। तो बड़ा अच्छा रहा और आपस में बड़ा हम हेल्प करते थे एक-दूसरे की और मैं उसको छेड़ती भी बहुत थी। मैं हर सेट पे किसी न किसी को है मेरा, तो इस सेट पे हिना थी। और परवरिश में आप किसको छेड़ती थी? मैं परवरिश में ज़्यादा समर को छेड़ती थी। समर को छेड़ हाँ, समर को मैं थोड़ा और वो तो हो भी जाए ट्रिगर भी हो जाता था वो और इस तरह हिना भी हो समर तो जाती थी। बड़ा बहुत ही पोलाइट और बिल्कुल ही ना बोलने जी, वाला जी, ऐसा वो लगता है। कैमरे पे सब पोलाइट होते हैं। अच्छा, जी, जी। ऑफ कैमरा है उनमें क्वालिटीज़ ऐसी? हाँ। अ, नहीं वो वैसे हैंडल पोलाइटली करता था। ऐसे नहीं कि वो कोई अग्रेसिव तो हो ऐसा जाता लगता था। है खामोश तबीयत वो बच्चा है। खामोश तबीयत ही है, लेकिन अगर उसको पिन कर दो ना, फिर वो कहता था अच्छा। फिर वो आके बैठता था सुकून से कि अच्छा जी, अब बात करते हैं। अ, अभी जो आप ये बात कर रही थी कि हिना जो थी वो पता चला कि वो लीड एक्ट्रेस आ रही है, तो जी। ये ऑब्वियसली एक है एलिमेंट के यार लीड, सेकंड लीड, थर्ड लीड, फलां ढमाक। हुँ। ये सारी चीज़ें आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में आप फैक्टर इन करती हैं कहीं पे? आपको बॉदर करती हैं, नहीं करती? आपके करियर को लेके हुँ। क्या सोच है? जब मैं इंडस्ट्री में नई-नई आई थी तब शायद बॉदर करती नहीं, इसलिए बॉदर करती नहीं क्योंकि बताया ही गया था। नए सेट पे आए तो वो अरे वो अभी आएगी या लीड एक्ट्रेसेस आती हैं या एक्टर्स आते हैं तो उनके नखरे होते हैं और ये होता है और वो होता है। तो एक डाउट था कि पता नहीं क्या होगा अ, हमें कोई ज़लील ना कर दे भई। लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया तो बस रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो आपने तो काम ही सज्जल के साथ हाँ, शुरू किया, सज्जल और बिल्कुल, बिलाल तो थे ऐसा आपके। कुछ भी नहीं होता। आपने बस एक तो लोगों को उनकी स्पेस दो, ये तो बड़ा बेसिक सा मुझे लगता है एक वो है कि आपने स्पेस देनी होती है और आप जब भी बात करो तो आप अच्छे से बात करो और वो भी अच्छे से बात करते हैं। तो मुझे कभी भी हाँ, बहुत स्टार्टिंग में जब आई वाज़ अ बैकग्राउंड डांसर तब एक आध मुझे इंटरैक्शंस ऐसी हो गई थी, वो भी मॉडल्स से हुई थी, एक्ट्रेसेस से नहीं। बट जब मैं एक्टिंग इंडस्ट्री में आई हूँ तो ड्रामा इंडस्ट्री में तो तब मुझे कभी भी कहीं फ़ील नहीं हुआ कि किसी ने कोई एटीट्यूड दिखाया हो या किसी ने मुझसे सही से बात ना की हो। ये जो मैंने सुन रखा था कि वो जी नखरे होते हैं या क्या होते हैं, सबकी अपनी प्रेफ़रेंसेस हैं और सबकी अपनी ख़्वाहिशात हैं, वो एक अलग चीज़ है। सेट पे किसको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं अगर किसी से इख़लाक़ से बात करूँ और वो मुझे वैसे ही जवाब दे, मेरे लिए उतना काफ़ी है और वो मुझे हर प्रोजेक्ट में वैसे ही मिला है। आप जब कोई रोल टेक ऑन करती हैं या आप कोई स्क्रिप्ट साइन करती हैं, तो ये थॉट आपके ज़हन में होती है कि यार ये सेकंड लीड है, ये पैरेलल लीड है, आई वांट टू प्ले द लीड, ये आप चीज़ें ये आपको बॉदर नहीं करती? नहीं, आई डू वांट टू प्ले अ लीड, ये तो ख़्वाहिश है ही, चलें लेकिन अच्छी बात है क्योंकि हाँ, सम एक्टर्स है कि नहीं यार मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे नहीं इस बात से कोई नहीं, नहीं मुझे प्ले ही नहीं पर करना। अभी जो काम मेरे पास है या मुझे मिल रहा है, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है कि जी मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ, तो मुझे लीड क्यों नहीं मिल रहा? इस तरह की कोई शिकायत या कोई शिकवा नहीं है दिल में, लेकिन करना है, बिल्कुल करना है, एज़ अ लीड भी काम करना है। जब मुझे पैरेलल लीड या सेकंड लीड का कह के कोई कैरेक्टर दिया जाता है, तो मैं सिर्फ़ इतना पूछती हूँ कि इसकी स्टोरी लाइन क्या है? इसकी बैक स्टोरी क्या है इस किरदार की? ये अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव क्यों है? ये पॉज़िटिव है तो पॉज़िटिव क्यों है? इसकी अपनी क्या स्टोरी है? इसका क्या नेचर है? और इसकी कहानी कहाँ तक जाती है? तो मुझे ये देखना होता है कि इस पूरे सीरियल में या सोप में या जो भी है ड्रामा, इसमें मुझे कितना एक्टिंग का मार्जिन मिल रहा है। अगर मुझे एक्टिंग का मार्जिन नहीं मिल रहा, तो शायद मैं उसके ऊपर एतराज़ करती हूँ। लेकिन अगर मुझे एक्टिंग का मार्जिन मिल रहा होता है, तो फिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको सेकंड लीड कहें या थर्ड लीड कहें या सपोर्टिंग रोल कहें, मुझे उस चीज़ से कोई तो फ़र्क ये नहीं पड़ता। कॉन्फिडेंस है कि यार मुझे जब स्क्रीन टाइम मिलेगा, मैं उसमें अपने आप को मनवा लूँगी बिल्कुल ऐसा ही है। और इवेंचुअली फिर वो लीड भी आ हुआ भी जाएगा। है और वो हुआ भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। तो परवरिश में भी मेरे लिए हुआ है और रहमत में भी मेरे लिए हुआ है कि जितना भी स्क्रीन टाइम मुझे मिला, उसमें लोगों को काम समझ भी आया, पसंद भी आया। यू आर अ कंप्लीट आउटसाइडर बिल्कुल। टू दिस वर्ल्ड।
लेकिन आपने यहाँ पे एज अ डांसर भी काम किया, आपने एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया, एज अ सिंगर, एज अ कोरियोग्राफर एंड नाउ एज एन एक्टर। कितनी वेलकमिंग है ये इंडस्ट्री आउटसाइडर्स के लिए? कोई नहीं, खुल के वेलकमिंग आप तो सच सच है, बोल दें, कुछ नहीं होता। वेलकमिंग तो है, मेरे लिए तो थी। अगर मेरे लिए ये वेलकमिंग थी तो ये सबके लिए नहीं होती। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं कहूँ कि जी, जी बहुत वेलकमिंग है और मैं आपके लिए थी? मेरे लिए थी, मेरे लिए बिल्कुल थी। मैंने मूवी से अपना काम स्टार्ट किया। मुझे ड्रामे की ऑफ़र आई और मुझे ऑफ़र आई है, मैंने ऑडिशंस नहीं दिए जाके। हाँ, ऑडिशंस जब ऑफ़र आई तो ऑफ़ कोर्स जाके उस किरदार का ऑडिशन दिया है। आप खुद से प्रोडक्शन हाउसेस नहीं खुद गई, से काम प्रोडक्शन सीख हाउसेस नहीं नहीं किया गई, आपने? बिल्कुल। तो लेकिन उससे पहले मैंने छोटी-छोटी वेब सीरीज़ भी की हैं और एकाध जगह ऑडिशंस दिए भी हैं एजेंसीज़ में कि मुझे शायद उनके थ्रू कमर्शियल्स वगैरह एक्टिंग के? और कमर्शियल्स के काम मिल जाएँ। तो हो सकता है वही रेफ़रेंसेस मेरे आगे काम आएँ कि और फिर मेरी मूवी भी शायद मेरे काम आई। प्लस मैं टिकटॉक पे भी बड़ी एक्टिव रहती थी, तो मैं ज़रा नज़रों में रहती ही थी सोशल मीडिया पे, तो उसके थ्रू भी मुझे ऑफ़र्स आईं। कुछ चीज़ों में भेदभाव होता है कि भई जी अभी न्यू हैं तो प्रोटोकॉल्स में थोड़ा-सा डिस्क्रिमिनेट करते हैं और भी चीज़ों में डिस्क्रिमिनेट करते हैं बट फेयर इनफ आप एज़ एन एक्ट्रेस अपने आप को प्रूव करो तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं आपके लिए। सुनने में आता है कि यार नहीं मौके मिल रहे, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, वेलकमिंग नहीं है इतनी इंडस्ट्री, एक सर्टेन लोगों के साथ ही काम करते हैं। तो मैं इसलिए ये कॉन्वर्सेशन करता हुँ, रहता हूँ, क्योंकि बहुत बार आप जैसे एक्टर्स आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं और हमें कोई मुश्किलात नहीं है, हमें बड़ी आसानी से काम मिल गया। हुँ। तो मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है, फिर ये तजाद क्यों है मुझे पिछले ऐसा मीडिया में? लगता है कि मैं अपनी अगर मिसाल दूँ तो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैं कोई कंप्लीटली रिलाई नहीं करती थी कभी भी किसी काम पे। अगर मैं कोई ऑडिशन देने जा रही हूँ मुझे होप ज़रूर होती थी, लेकिन मैंने कभी और मैं अगेन वॉइस ओवर, डांस सब चीज़ें चल रही होती थी, तो मैं बहुत सॉर्टेड थी इस मामले में कि मुझे ये नहीं था कि यार ये नहीं मिलेगा तो मेरे पास कुछ नहीं है। तो होता ये है कि जब रिजेक्शन मिलती है तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है कि अब तो मैं एक दफ़ा गया, मैं रिजेक्ट हो गया, मैं दूसरी दफ़ा गया, मैं रिजेक्ट हो गया, मैं तीसरी दफ़ा गया, मैं रिजेक्ट हो गया। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मुझे प्रोजेक्ट मिला है और जिस दिन शूट है उससे 1 दिन पहले मुझे कहा गया जी आपको रिप्लेस कर दिया। क्योंकि जी आप हीरो से बड़ी छोटी लग रही थी काफ़ी। इस तरह के रीज़न्स दे के मुझे वो तो उनको मुझे एक दिन पहले ही याद हाँ, आया ये तो बात। मुझे एग्ज़ैक्टली तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि आपको ये याद 1 दिन पहले कैसे आया? क्योंकि कास्टिंग का एक प्रोसेस नहीं होता। एग्ज़ैक्टली मुझे बुरा बहुत लगा लेकिन सिर्फ़ इस बात का कि आपने मेरा वक़्त ज़ाया किया। मैंने इतनी उम्मीदें बाँध ली थी, मुझे शायद कोई दूसरा प्रोजेक्ट ऑफ़र हुआ था या मुझे अपना उस टाइम को कहीं और इन्वेस्ट करना था, तो वो आप रह गया। मेंटली प्रिपेयर करना शुरू मेंटली कर दिया। प्रिपेयर आप होना हो जाते हो। वो चीज़ पे बुरा लगा लेकिन मुझे ये नहीं हुआ कि यार शायद मेरी वर्थ कम है, या शायद मुझे आगे काम नहीं मिलेगा या मैं तो रिजेक्ट ही होती रहती हूँ या बस अब ख़त्म है, मैं मुझे आगे तो वो जो डिमोटिवेशन होती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है और वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि मैं हर वक़्त ही पॉज़िटिव कि जी, जी मिल जाएगा ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत डिमोटिवेशन हुई। स्पेशली जब मैंने बैकग्राउंड डांसिंग क्विट करके एकदम से मैंने कहा कि जी ये अब एक्टिंग की तरफ आना है। हुँ। तो मैंने एजेंसीज़ जॉइन की और मुझे वही 6-7 महीने में कोई एक कमर्शियल आ रहा था, तो 2 साल की वो स्ट्रगल चलती रही कि अब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मिलना शुरू हुआ तो फिर समझ में आया कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है और आपको आपकी खुद की वर्थ पता होनी ज़रूरी है। हुँ। आपको अपनी पोटेंशियल पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि यार आज मुझे काम नहीं मिल रहा तो मुझे तो कल भी नहीं मिलेगा और मुझे परसों भी नहीं मिलेगा। आज आज नहीं मिला, कल नहीं मिला, 6 महीने मिला, 1 साल नहीं मिला, अगले साल मिलेगा। जब आपका वक़्त आएगा आपको मिलेगा यू काम। गॉट टू स्टिक अराउंड। या ये बहुत सारे लड़के लड़कियों के मैसेजेस आते हैं कि हमने एक्टिंग करनी है, हमने इंडस्ट्री का हिस्सा बनना है। कहाँ जाएँ वो? जैसे आपको भी नहीं पता था और आपके तो चलें वालिद साहब ने बड़ी आपकी मदद की, उन्होंने खबरें ढूँढ-ढूँढ के आपको निकाला कि ऑडिशन हो रहा है। आजकल के लड़के-लड़कियाँ क्या करें? कैसे आएँ इंडस्ट्री में और आजकल आप तो उनको क्या मशवरा देना चाहिए? आजकल तो ज़्यादा आसान है। पहले तो चले हम ऐड में कुछ देख लिया तो हम चले गए या अगर आपका कोई कांटेक्ट होता था तो आपको पता चलता था कि कुछ हो रहा है या वही-वही एक्टर्स को शायद या एक्टर्स के ही रेफरेंसेस से अगर कोई आ रहा है तो इंडस्ट्री में वो आ रहा होता था। लेकिन
आजकल तो सोशल मीडिया अब भी क्या मसला है, मतलब एवरीवन नोज के अगर आप किसी चैनल के लिए काम करते हो तो उसके पीछे 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस हैं, आप वहाँ जाके ऑडिशन दे सकते हो। अब तो प्रोडक्शन हाउसेस पोस्ट लगा लेते हैं कि जी हम ऑडिशन ले रहे हैं किसी भी किरदार के लिए, आप फला जगह आएँ, फला टाइम पे और आप ऑडिशन दें। तो अब तो ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अब आसान तो है। इवन ऑडिशन के लिए भी जाना नहीं पड़ता। आप अपना कंटेंट बनाते हो, आप अपने आप को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हो, आपको डायरेक्ट कॉल आ जाती है। जी, आ जाएँ, आपका काम बड़ा पसंद आ रहा है हमें। तो अब तो ये मसला है ही नहीं। अच्छा आपने ये बताया कि आपने अपनी ज़िंदगी की जर्नी एआरवाई से शुरू की, पहले रियलिटी शो से, बिल्कुल। फिर आपने अपनी पहली फ़िल्म एक्टिंग आपने एआरवाई से शुरू की खेल-खेल में। हुँ। यार एआरवाई पे एक रियलिटी शो आता है तमाशा, आपने कभी कंसिडर किया उसको या कभी आपको क्योंकि शुरू होने वाला है अभी कुछ टाइम ही रह गया तमाशा में। अब मैं भी बंदे ढूँढ रहा हूँ, मुझे भी बड़ा शौक है, बहुत पसंद है तमाशा। तो अगर आपको तमाशा ऑफ़र हो, आप जाएँगे तमाशा में या नहीं? अगर मैं बिल्कुल फ़ारिग हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगी। क्योंकि ये वो आपने एक अच्छी गेम खेली है, हाँ, कि अगर मैं फ़ारिग हुई तो मैं ज़रूर जाऊँ। हाँ, फ़ारिग इसलिए कि वैसा वाला कि नहीं कि मेरे पास कोई काम-धंधा नहीं हुआ तो मैं जाऊँगी। इट्स इट्स अ वेरी नाइस शो और मैंने देखा भी था बड़े शौक से लास्ट सीज़न। लेकिन बात ये कि वो बड़ा प्रोलॉन्ग वो 2-3 हाँ। महीने का वो ज़रा सिलसिला रहता है, तो वो वाली कमिटमेंट मैं कर सकती हूँ या नहीं, मुझे नहीं पता और मुझे लगता है कि तमाशा में जो लोग जाते हैं, बड़े गट्स हैं उनमें। बड़े बहादुर हैं वो और आप इस तरह की बड़े बहादुरी इस तरह का चैलेंज आप एक्सेप्ट करना चाहेंगे? चैलेंजेस मैं बड़े एक्सेप्ट करती हूँ। वो देखिए वो उसमें उसमें कोई शक नहीं है कि चैलेंजेस मैं एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन कुछ लोग घबरा जाते हैं ना यार कि वो इतनी स्क्रूटनी हाँ, 24/7 कैमरे लगे हुए हैं। मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा, आप अगर सही रहोगे तो यू वुड बी ओपन टू इट। हाँ, आई विल बी मैं अपनी टीम और तमाशा की टीम से कहना चाहूँगा, ये देखें भाई ये लड़की तैयार है तमाशा में जाने के लिए। मैं 4-5 प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ एक्चुअली आई एम वेरी बिज़ी देखो हम आपकी डेटें आगे पीछे करा देंगे। बट नहीं रेहाम थैंक यू सो मच आप आईं और बड़ा मज़ा आया आपसे गुफ्तगू करके। स्पेशली बिकॉज़ यू नो आपकी एज़ अ डांसर जो जर्नी है, मेरे ख़्याल में अगेन मुझे तो ऐसा लगता था कि शायद ज़्यादातर लड़के-लड़कियाँ, यंग लड़के-लड़कियाँ अवॉइड करते हैं इसीलिए बिकॉज़ स्कोप नहीं है। बट हुँ, मुझे आपसे बात करके अंदाज़ा हुआ कि नहीं, अभी भी बहुत सारे लड़के-लड़कियाँ जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं। बिल्कुल ऐसा है। उन बच्चों को, बच्चियों को जो कि डांस को अपनाना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी? कि उनको बोलेंगी कि यार परस्यू करो या बोलेंगी बेटा कुछ और कर लो, नहीं, इसको छोड़ दो? बिल्कुल अगर उनको शौक है और देखिए पैशनेट होना किसी भी आर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैशनेट नहीं हैं तो इवेंचुअली मैंने आपको बताया एक्टिंग में भी लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं जी। और उनको लगता है कि जी वो आगे कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह डांस में भी है, अभी जो हमारी अंडरग्राउंड कम्युनिटी वो क्या कर रही है? वो डांस कर रही है। वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, वो जैम्स करवाती है और वो सोच रही है कि आगे और क्या हो सकता है। मसला ये है कि मेन स्ट्रीम पे उनको चांस नहीं मिल हुँ। रहा। लेकिन उम्मीद उन्होंने नहीं छोड़ी या डांस उन्होंने नहीं छोड़ा क्योंकि जो वही बाय बर्थ जो डांसर्स होते हैं वो डांस उनको नहीं छोड़ सकता। वो डांस को छोड़ सकते हैं, डांस उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो अगर कोई करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि डेफिनिटली परस्यू करना चाहिए। डांस की दुनिया में आपके आइकॉन्स कौन है? फ़ेवरेट जो आप रोल मॉडल्स जिनको आप समझते हैं, जिनसे आपने बहुत सीखा? सबसे पहले तो माइकल जैक्सन का नाम आता है और फिर 2016 में जाके मैंने हिप हॉप क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो भी जो मेरी हुँ। अंडरग्राउंड कम्युनिटी है, उसमें जो बॉयज़ हैं और जो गर्ल्स हैं, उनसे सीखा, उनसे समझा, उनसे पता चला। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग मैं ऐसा नहीं कि कोई आइडल है, बट मैं देखती हूँ लोगों को उसमें याया वेनकोवा है मैट स्टेफेनिना हैं और भी बहुत सारे इस तरह के डांसर्स हैं जिनकी ट्यूटोरियल्स लगा के मैं सीखा करती थी और उनको फॉलो भी करती थी और उनसे ही डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स जो है मैंने सीखे हैं। मैं आपसे 1-2 मूव ज़रूर सीखता, लेकिन मैं इतना कोई बुरा डांसर हूँ, इतना कोई बुरा डांसर हूँ कि मैं अपना मज़ाक नहीं उड़वाना चाहता, स्पेशली वो भी आपके साथ। सो थैंक यू, आप हमारे शो पे आईं और अगली बार शायद जब आप आएँ, तो फिर मैं कोई गाना ऐसा चूज़ करूँ, जिस पे कॉपीराइट भी नहीं है और जिस पे मैं आपसे कोई 2-4 डांस मूव सीख सकूँ। आई विश यू गुड लक रेहाम और थैंक यू सो इंशाल्लाह आगे मच। भी जब जब आप प्रोजेक्ट करेंगी, मेरी उम्मीद है कि आप हमारे इंशाल्लाह। शो पे आएँगी और हमारी मुलाकात होती रहेगी। ऑन बिल्कुल। दैट नोट, ख़वातीनो हज़रात आपसे फिलहाल इजाजत लेने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।